नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। जिले में बढ़ रहे कोरोना मामले में रोकथाम को लेकर रीवा संभाग आयुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से कोरोना की चेन को रोकने हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मास्क न लगाने वाले लोगों पर अब से 100 रुपए की चालानी कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं जिले में बनाए गए कंटेनमेंट क्षेत्र, कोविड सेंटर, कोविड हेल्थ केयर सेंटर की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही संभागायुक्त द्वारा बताया गया कि प्रवासी मजदूरों के लिए भी स्क्रीनिंग और भोजन की व्यवस्था प्रशासन द्वारा कराई जा रही है और कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए सभी तत्परता से अपना काम कर रहे हैं। संभागायुक्त अशोक भार्गव ने जनता से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी अपील की है। इस दौरान डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, जिला कलेक्टर बसंत कुर्रे, जिला पुलिस अधीक्षक आबिद खान, नगर निगम आयुक्त अर्पित वर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर आर.एस. पांडे, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर ए.पी.एस. गहरवार, अधीक्षक डॉक्टर पी.के. लखटकिया, एसडीएम इला तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए और उसके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए आज हमने डीन मेडिकल कॉलेज, सीएमएचओ, सिविल सर्जन और जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, एसपी साहब, डीआईजी और कलेक्टर्स और सारे संबंधित जो डॉक्टर्स हैं, सबको बुलवाया था, बैठक रखी है। हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो श्रृंखला है इसकी, कोरोना वायरस की, इसको पूरी तरह से तोड़ा जाए और किसी भी स्थिति में जो संक्रमण है वो नहीं फैले। इसके लिए हर संभव परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं और भविष्य में किस तरह की हमारी प्लानिंग होगी, इसके बारे में गंभीरता से पूरी हमने चर्चा की, विचार विमर्श किया। और जो नई गाइडलाइन आई है अपने स्वास्थ्य विभाग की और जो अभी लॉकडाउन के जो नए निर्देश गृह मंत्रालय के आए हैं, उन सब निर्देशों का पालन करते हुए हम कंटेनमेंट एरिया जो बन रहे हैं उसमें किस तरह से हमको सावधानी रखनी है और जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं, कोविड केयर हेल्थ सेंटर हैं, उनमें किस तरह की हमारी व्यवस्थाएं हों, ये सब सुनिश्चित करने के लिए आज जो है बैठक रखी और मैंने आवश्यक उनको सबको निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं, कोविड हेल्थ केयर सेंटर हैं और डेडिकेट कोविड हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल हैं, उन सब का भी हम निरीक्षण कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सारी व्यवस्थाएं अप टू मार्क हों, प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो और हर संभव परिस्थितियों में हम कोरोना वायरस को नियंत्रित करें। ये संक्रमण किसी भी स्थिति में फैले नहीं। खासतौर से जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई आ रहे हैं, उनका भी हम रेलवे स्टेशन पर ही थर्मल स्क्रीनिंग करा रहे हैं और जो सस्पेक्टेड केसेस होते हैं उनको हम होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की भी व्यवस्था कर रहे हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमारा मोटो, हमारा मकसद ये है कि हमें कोरोना वायरस को पूरी तरह से हराना है, इसे पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना है और हमारे इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना है। कोरोना वायरस के डर का जो माहौल लोगों में बना है उसे दूर भी करना है और उसके लिए हम ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित भी कर रहे हैं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। घर से जब बाहर निकलें, सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें या अपने चेहरे पर गमछा लगाएं, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को, नाक को स्पर्श ना करें, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने हाथों को धोएं। और जो हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, 65 प्लस के जो हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं और जो गर्भवती माताएं हैं, वे घरों से बाहर ना निकलें, ये सुनिश्चित करें। और जो आरोग्य सेतु ऐप है उसे भी डाउनलोड करें ताकि ये सुरक्षा कवच का हमारा काम करता है। हमारे आसपास यदि कोई कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति मिलता है तो उसकी जानकारी भी हमें इससे मिल जाती है, तो हम इससे सावधानी। सबकी जो है जो हिस्ट्री है वो जांची जा रही है, उनको क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशनल किया गया है, दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसके साथ साथ आयुष मंत्रालय के जो निर्देश हैं उसके तहत भी उनको दवाइयाँ वगैरह हम सब दे रहे हैं। उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो भी हम तलाश रहे हैं और जितने भी लोग पाए जाएंगे उन सब के बारे में हम जो गाइडलाइन है होम डिपार्टमेंट की और हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसके अनुरूप प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्रवाई करेंगे।
रीवा में बीती देर रात 10 कोरोना मरीजों की पुष्टि होने से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। एक साथ 10 मरीज मिलना बड़ी हैरानी की बात है। इसके अलावा पॉजिटिव केसों में एक रिपीट केस भी शामिल हुआ है और 10 नए केस भी सामने आए। पटना से चेतनाथ दहिया, जिनकी उम्र 31 वर्ष है, विकास दहिया, गुड्डू दहिया, संजय प्रजापति, अजय लाल दहिया शामिल हैं। शेष अन्य में पंकज साकेत, रमेश साहू, मुकेश साकेत, नसरुद्दीन और सबीर अली भी शामिल हैं, जिनमें से नसरुद्दीन की संजय गांधी अस्पताल में 2 दिन पहले ही उपचार के दौरान मौत हो गई है। बाकी सिमरिया में पाए गए कोरोना पेशेंट, जिनकी संख्या 7 है, उन्हें देर रात 2 से 3 बजे के करीब निपनिया के आयुर्वेद अस्पताल में लाकर शिफ्ट किया गया है। इससे पहले भी आयुर्वेद अस्पताल को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था और अब 7 कोरोना मरीज आयुर्वेद में इलाज के लिए भर्ती हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। और हैरानी की बात यह है कि आयुर्वेद अस्पताल के कर्मचारियों के पास पीपीई किट तक की व्यवस्था नहीं है। जी, आज सुबह सूचना मिली जैसा कि हमारे चूँकि कलेक्टर द्वारा इसको आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। आइसोलेशन सेंटर जैसे ही मरीज बढ़े हैं तो बढ़ने के अनुसार कलेक्टर ने आदेश शायद दिया होगा, क्योंकि मुझे अब कोई आधिकारिक सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जो भी सूचना होगी हमारे प्रिंसिपल साहब या अधीक्षक साहब को होगी। तो जितना पता मुझे कि नोडल अधिकारी जो हैं या कलेक्टर ने आदेश दिया है कि इसे आइसोलेशन सेंटर में 7 मरीजों को शिफ्ट किया जाए। तो रात में 2 या 3 बजे, कितने बजे, 3:40 में यहाँ पे 7 मरीज कोरोना जो पॉजिटिव कल आए हैं उनको शिफ्ट किया गया यहाँ पे। सर, आपके पास उनको ट्रीट करने की क्या क्या किट है? और देखिए, सब जैसा कि पता है कि अभी तक इसका ट्रीटमेंट है नहीं। अब कैसे ट्रीट करना है, उसका प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करना है, जो इनकी ड्यूटी लगी है वो बता पाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद में केवल बचाव है। आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है तो उनको कैसे क्या किया जाएगा वो आगे प्रिंसिपल, अधीक्षक और जो ऊपर के अधिकारी है वही बता पाएंगे, क्योंकि मेरी ड्यूटी उसमें नहीं लगी। मेरी अभी तो मैं ओपीडी में बैठा, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊँगा कि कैसे ट्रीटमेंट उनका होगा, क्या आगे उसमें किया जाएगा। पीपी किट क्या आप लोगों के पास अवेलेबल है जो उनको? पीपी किट की जैसे पहले, इससे पहले जब कोरोना पेशेंट नहीं आए थे तो प्रिंसिपल द्वारा मांग की गई थी, तो प्रिंसिपल द्वारा हमें धमका के चुप पीपी किट ना मांगने के लिए चुप करा दिया गया था। उसके बाद हम चुप हो गए कि अभी वर्तमान का पता नहीं कि पीपी किट आई नहीं आई, बोला भी गया था कि हम मंगवा भी देंगे तो आपको रोज धुल के यूज करना पड़ेगा। अतार्किक बातें कर रहे थे, तो मैंने क्योंकि एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते चुप हो गए। थैंक यू सर। त्योंथर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कुडरी के गांव अमिल हवा का हाल बेहाल है। गरीब मजदूरों की दशा दयनीय बनी हुई है। गरीबों का कहना है कि 50 वर्ष बीत गए, सरकारों द्वारा चलाई गई मुख्यतः जन कल्याणकारी योजनाएं, आवास, शौचालय, राशन कार्ड एवं मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी व बिजली के खंभे आदि का अभाव है। तार खींचे भी हैं तो मात्र दर्शन के लिए। ट्रांसफार्मर जमीन पर खड़ा है और लॉकडाउन में दिए गए फ्री खाद्यान्न, मास्क, सैनिटाइजर तक का लाभ आज तक नहीं मिल पाया। क्या इसलिए नहीं मिल पाया कि वो गरीब मजदूर हैं? उनका कहना है कि हम मिन्नत प्रार्थना करते करते थक गए, किसके पास जाएं, अब हमारी कौन सुनेगा। साहब ग्राम पंचायत से लेकर जनपद जिला स्तर तक के प्रतिनिधि आश्वासन देकर वोट लेकर चले गए, पर आज तक हमारी सुध किसी ने नहीं ली। ग्राम पंचायत से तहसील मुख्यालय तक कोई प्रशासनिक अमला सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम गरीब मजदूर हैं। साहब हमारी कौन सुनेगा? आप मीडिया ही एक सहारा है जो हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे दुख दर्द को समझ सकें। जब सबको सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं? इसलिए हम गरीब मजदूर हैं साहब। ये कहना था उन ग्रामीणों का जिनको आज तक ग्राम पंचायत कुडरी में मूल सुविधाएं भी नहीं मिल पाई हैं। यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है इस ग्राम में? इस ग्राम में पानी का व्यवस्था कुछ भी नहीं है। सब अपने हाथ से जो हैंड पंप बुला लेते हैं, कुआं खोद लेते हैं, उसी से पानी पीते हैं। वो भी इंतजार करना पड़ता है, सुबह शाम को पानी इकट्ठे हो जाए, सुबह निकाल लेते हैं, दिन में इकट्ठा होता है तो शाम को निकाल लेते हैं, बाकी दिन में पानी नहीं मिल पाता। तो इस गांव के लिए हम देखते हैं रोड तो बनी नहीं है यार। आप रोड लोग की समस्या है साहब। यहाँ जो जितने आए हम लोग बाहर से आए हैं, यहाँ आबादी की जमीन तो है नहीं, सब अपने अपने में घर बनाए हैं। किसी का आज तक यही नहीं पता है कि हमारा जगह कहाँ है। जो जहाँ जैसे पाए हैं उतने पे है। आज तक कितने वर्ष हो गए आप लोगों को आए हुए? ये सर बाबा आए थे सन 1968 में यहाँ आए थे साहब।
अच्छा, तब से आज तक व्यवस्था, तब से आज तक यहाँ कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। वही तो मैं आपको मुख्य बात बता दिया पहले में कि यहाँ लोग बिहारी और विदेशी के लोग नाम से देखते हैं, कुछ करते नहीं हैं। जाने पे यही बोलते हैं कि ये चीज़ करवा के लाओ, तब कहाँ जाएं हम लोग? जो अधिकार सरपंच और सचिव के पास है तो हम लोग कहाँ जाएं? इनको ले जो भी कागजात रिकॉर्ड दिया जाता है ये ले जाकर फेंक देते हैं। हम कहना ये चाहते हैं सर, हमारे यहाँ बाबा आए थे सन 1968 में। ये जितने बस्ती हैं सन 1968 में आए, तब से आज तक किसी को कुछ लाभ नहीं मिलता है। 2-4 लोगों को गरीबी रेखा का कार्ड बना दिए लोग। यहाँ लोग विदेशी के रूप से हम लोगों को देखते हैं। यहाँ का जो भी सचिव होता है, सरपंच होता है, सब यहीं के होते हैं। हम हमारी इस बस्ती को बिहार वाला कह करके टाल देते हैं। लोग कार्य नहीं करते किसी भी प्रकार के। अभी जो राशन आया था वहाँ गांव के औरतें वहाँ गई थी। जो उप सचिव है पूजा भूर्तिया, वो बोली यहाँ कोरोना लेकर आई हो, भाग जाओ नहीं डंडे से मारूंगी। वहाँ से सब लोगों को भगा दिया। कोई भी कार्य लेके जाने पर लोग कहते हैं जाओ करा लो, लाइन में लगो, ले जाते हैं। या इतना हम लोग कागज़ यहाँ से दिए हैं साहब, ले जाते हैं। तो हम लोग एक बार तहसील के पीछे पाया है, फाड़ के फेंक दिया गया था। अभी ऑनलाइन हुआ बहुत। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं जी, इतनी गड़बड़ है, इसकी शिकायत आपने की है त्योंतर तहसील मुख्यालय में? जी, कई बार हम लोगों ने, कुछ नहीं होता। यहाँ से किसके पास शिकायत किए थे त्योतर तहसील में? हाँ, सौरभ मिश्रा उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं साहब कांग्रेस के। अच्छा, उनसे शिकायत की? जी, लिखित में किए थे, फोन के माध्यम? लिखित में किया गया है साहब। यहाँ एक शिविर लगा था, हम लोग उस शिविर में गए थे, आवेदन दिए थे, एप्लीकेशन दिए थे। अच्छा, इसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ। और यहाँ के जो अस्थायी लोग हैं वो हम लोगों को विदेशी के रूप में देखते हैं साहब, यहाँ कुछ नहीं करते। आप लोग विदेशी के वर्तमान विधायक से एक आध बार अभी बात किए हैं? हाँ, अभी भी किए हैं। तो अभी सचिव धमकी दे रहे थे कि ये लोग वो शिकायत किए हैं विधायक के पास। हम दबाव में आकर, लिखित शिकायत दिया है कि फोन से? फ़ोन से हुआ था। फ़ोन पे उन्होंने सचिव से कहा तो वो यहाँ के उप सरपंच है, उनसे कह रहे थे कि जो है ये यहाँ के लोग विधायक जी से दबाव दिलवा रहे हैं। हम दबाव में आकर 40-50 आदमी का सूची में नाम कर दिए हैं। तो कर तो दिए हैं, यहाँ से लिख तो लिए हैं, लेकिन वो जो है वो कुछ होता नहीं, उससे लाभ नहीं मिलता। आप लोग वोटर बस हैं, पर बाकी आपकी जो आवश्यकताएं हैं सरकारी नहीं पूरी हो, कुछ नहीं मिलता है। वोट भर देते हैं, वोट भर देते हैं बस। मतदान का सिर्फ हम लोग विदेशी बिहारी क्यों कहा जाता है? अब क्या मालूम है साहब, वोट तो हम लोग देते हैं सबको, जो भी प्रधान करता है, जिसको इच्छा होता है उसको देते हैं हम लोग। सरपंच भी बनाते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है। 1968 मामला जवा पंचायत के ग्राम पंचायत पथरौड़ा के निमघना गांव का है। देश की आज़ादी के 73 साल होने को हैं, लेकिन किसी भी तरह के संपर्क मार्ग के लिए कराह रहा है। विभिन्न पदों के ओहदेदारों से यहाँ के लोगों ने हजारों बार निवेदन किए, परंतु रास्ता बनवाना तो दूर, किसी ने आश्वासन के अलावा ठोस पहल तक नहीं की। थोड़ी सी बारिश अगर हो जाती है तो इस गांव का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो जाता है। चाहे कोई बीमार हो या फिर कोई प्रसव पीड़ा में तड़पती मातृत्व हो, वाहन की बात तो दूर, पैदल चलना भी कठिन हो जाता है। चारपाई पर लेटाकर ले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। बताया गया कि सुधीर तिवारी व अमित तिवारी ने अपने घर के 4 दीवारी और मकान को जेसीबी से तोड़कर अपने काश्त की जमीन पर लगभग 250 मीटर लंबे और 15 फीट चौड़े कच्चे रास्ते का निर्माण अपने पैसों से करवाकर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ दिया। वहीं शासन प्रशासन के लिए वर्षों से बना चुनौतीपूर्ण कार्य को करके मनुष्य के सामाजिक दायित्व को जगाकर समाज सेवा की मिसाल कायम की। जब उस वक्त उक्त दोनों युवकों से पूछा गया कि इस कार्य की आप लोगों को प्रेरणा कैसे मिली, इस पर दोनों युवकों ने कहा कि हमारे गांव की पीढ़ियां सड़क के इंतजार में बीत गई, लेकिन सड़क मार्ग न बनने के कारण परेशानी जस की तस बनी रही। बड़े बुजुर्गों से चर्चा कर इस समस्या का निदान करने का मन बनाया और अब सफल हो गए और हमारा गाँव हमेशा के लिए सड़क मार्ग से जुड़ गया, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। देखिए, आज जो है हमारा ग्राम पंचायत पथरौड़ा आज बहुत दिन लगा, आज 7वीं-8वीं ग्राम पंचायत पंचवर्षीय योजना चालू है। इसके बीच में हमारे बुजुर्ग भी उनसे बहुत आग्रह किए और मैं भी आज लगभग 2-3 वर्ष पहले से अपने सरपंच से यहाँ तक कि जनपद पंचायत जवा में जाकर भी मैंने आवेदन किया
और माननीय विधायक जी से भी मैंने बात की, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया और मेरे इस गांव की ओर एक नज़र भी नहीं दी। और मुझे लाचार होकर, मजबूर होकर मैंने जो है ये कदम उठाया है और अपने गांव के सहयोग से, अपने सियानों के आशीर्वाद से मैंने ये कार्य किया है। और ज़रूरत पड़ी, अगर मेरे गांव की मेरी ज़रूरत है तो मैं चारों तरफ से उनके सहयोग के लिए ऐसे काम करते रहूँ। राजस्व नगर पालिका एवं पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए पाली नगर के 3 दुकानदारों एवं राहगीरों पर चालानी कार्यवाही की है। सरकार ने जब से ग्रीन सिटियों को दुकानें खोलने के आदेश दिए, पाली नगर में लोगों ने स्थितियों को सामान्य समझ लिया और शासन द्वारा सिर्फ दुकान खोलने बस का याद रखा, न कि दुकान खोलने के नियमों व शर्तों को। पाली में लोगों एवं दुकान संचालकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, जिनके ऊपर चालानी कार्यवाही करते हुए पाली नगर के बड़े व्यापारियों का चालान काटा गया। चंद्र फैशन क्लॉथ स्टोर, सिंध रेडियो, पुरुषोत्तम किराना स्टोर एवं अन्य दुकानदारों और बिना मास्क के बाहर घूमने वालों पर चालानी कार्यवाही की गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि चालानी कार्यवाही के दौरान बड़े दुकानदारों पर 500 और अन्य लोगों का 100 रुपए का चालान काटा गया है। अगर अभी भी लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और मास्क के बिना बाहर निकले तो ऐसे लोगों पर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। ये जो लॉकडाउन के तहत निर्देश है मास्क लगा के निकलने का, और बाजार क्षेत्र में व्यापारियों के लिए निर्देश है कि वो अपनी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे, सैनिटाइजर रखेंगे, कर्मचारियों को मास्क लगाएंगे। उसी का निरीक्षण था। थोड़ी लापरवाही देखने में आ रही थी, तो ये राजस्व, पुलिस विभाग और नगर पालिका की संयुक्त कार्यवाही थी हमारे माननीय एसडीएम साहब के निर्देशानुसार। और उसके तहत मार्केट क्षेत्र में भ्रमण करके और जो दुकानदार थे, कुछ बड़े दुकानदार जैसे हमारे यहाँ चंद्रा फैशन, सिंध मेडिकल, इन पे कार्यवाही की गई सोशल डिस्टेंसिंग के पालन न कराने के लिए। और इसके अलावा जो युवक हैं जो अनावश्यक मार्केट में घूमते हैं बिना मास्क लगाए, उन पे चालानी कार्यवाही की गई। कितना कुछ चालानी कार्रवाई से राजस्व है? लगभग 20 लोगों पे कार्यवाही की गई। 4500 रुपये लगभग का चालान काटा गया। नौरोजाबाद थाना अंतर्गत रेत का कारोबार इन दिनों काफी ज्यादा मात्रा में फल फूल रहा है। माफियाओं द्वारा पूरे नदी और नालों को छलनी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन माफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त है इसकी जानकारी तो नहीं है। लेकिन गलियों और कस्बों में रेत का कारोबार रात्रि से लेकर सुबह तक धड़ल्ले से चलता है और अवैध परिवहन दौड़ते नजर आते हैं। प्रतिदिन रेत का अवैध कारोबार ग्रामीण क्षेत्र से लेकर नगर क्षेत्र तक चल रहा है, लेकिन इसमें रोक लगाना मतलब नाको चना चबाने जैसा हाल है। मुखबिर से जानकारी मिलने के बाद आज नायब तहसीलदार भीमसेन पटेल के द्वारा मौके पर पहुंचकर अवैध परिवहन करते हुए रेत से भरे ट्रैक्टर को जब्त किया गया और नौरोजाबाद थाने में ले जाकर रेत से भरा ट्रैक्टर को खड़ा किया गया। नायब तहसीलदार के द्वारा बताया गया कि ट्रैक्टर मालिक का नाम दादू राम प्रजापति है, निवासी वार्ड क्रमांक 1 खोदर गवा तहसील नौरोजाबाद के द्वारा कुदरी खदान के पास से ट्रैक्टर में रेत में अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते हुए पकड़ा गया और जब दस्तावेज मांगा गया तो किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ और न ही ट्रैक्टर में नंबर था। आज सुबह जब मौके पर ट्रैक्टर नंबर MP54A3473 में अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा गया तो उसमें भी किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं दिखाए गए। बताया जाता है कि यह गाड़ी नौरोजाबाद थाना अंतर्गत छादा की है। अभी इस गाड़ी का कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। नायब तहसीलदार के द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा 2 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं। खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए एसडीएम पाली के पास भेज दिया गया है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। सोहागपुर में कब रुकेगा धांधलीबाजी का सिलसिला, अब यह सवाल उठता जा रहा है। मामला गरीब किसान का है जिसकी जमीन कालेरी प्रबंधक ने 1979 व 90 में कालेरी में अधिग्रहण की, जिसके बदले किसान को मुआवजा व नौकरी की बात कही गई थी। पर किसान का पुत्र दुर्गा केवट पिता देवशरण केवट निवासी ग्राम बकहू जो नाबालिग होने के कारण कॉलेरी में काम नहीं कर पाया, पर उसके परिवार को क्या मालूम था कि उसकी जमीन के बदले कोई और नौकरी कर रहा है। दुर्गा केवट जब बालिग हुआ तो नौकरी के लिए कॉलेरी प्रबंधक के पास गया। जब दुर्गा केवट को मालूम चला कि उसके जमीन के बदले कोई और नौकरी कर रहा है तो दुर्गा का परिवार टूट गया और अब तो दुर्गा का परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया है।
दुर्गा ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, पर कॉलरी प्रबंधक ने कोई भी कागज किसान को नहीं दिलाया। कई वर्ष तक अपील करने पर केंद्रीय लोक सूचना आयोग के निर्देश पर किसान को कई वर्ष पूर्व जानकारी दी गई। जानकारी पर यह मिला कि किसान की जमीन पर अरुण कुमार पिता काशीनाथ वर्तमान निवास बगवार कॉलरी फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा है। जहां पर दुर्गा को बालिग होने के बाद नौकरी करनी थी, उस जगह कॉलरी अधिकारियों की मिली भगत से अरुण कुमार नौकरी कर रहा है, जिसकी जानकारी कई बार दुर्गा केवट ने कॉलरी प्रबंधक को दी, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज दुर्गा केवट के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कहाँ के हैं? ग्राम बगवां। यहाँ पर क्यों आए हैं जीएम ऑफिस? नौकरी के लिए। कब से भटक रहे हैं आप? आज 15 साल हो गया। 15 साल हो गया? हाँ। किस चीज़ की नौकरी थी? मेरे ज़मीन फंसी थी, हाँ। इसमें दूसरे कोई ड्यूटी कर रहे हैं। कैसे मालूम चला आपको? ITI द्वारा। अच्छा, सूचना के अधिकार के तहत लगाया था आपने? हाँ। कौन व्यक्ति कर रहा है ड्यूटी? अरुण कुमार पिता काशीनाथ। ये कहाँ काम कर रहे हैं अभी? बंगवार कॉलोनी में। बंगवा कॉलोनी में? हाँ। आप यहाँ जीएम ऑफिस कब से दौड़ रहे हैं? आज 7 साल हो गया मेरे GM ऑफिस दौड़ते? हाँ। क्या बोलते हैं यहाँ जीएम ऑफिस से? वो शासन पर दे देते हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, आपने कागज वगैरह यहाँ जमा किए हैं? 70 कागज दे दिया। क्या कागज दिखाई थोड़ा? ये तो अभी तक आपको नौकरी नहीं मिली है? नहीं मिली है। क्या कहा गया था पहले? पहले उसे आसान दिया गया था कि आपको मिल जाएगा, आपके ज़मीन फंसा है तो। हाँ। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आज 7 साल। आपकी जगह पे दूसरा व्यक्ति कोई नौकरी कर रहा है? हाँ, अरुण कुमार पिता काशीनाथ। अच्छा, ये कब से कर रहा है नौकरी? वो आज 20 साल हो गए नौकरी करते। 20 साल? हाँ। और आप 17 साल से दौड़ रहे हैं? हाँ। आपने पुलिस में रिपोर्ट की? अभी तक तो नहीं किया। नहीं किए हैं? नहीं। जानकारी दिए किसी को? नहीं दिया। अच्छा, ठीक। विंध्य की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.